हेलो गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का पार्ट 4 में। इसमें हमने जून 2024 का ही पेपर लिया है। तो उसमें हम पहले जो दो क्वेश्चन पूछे गए थे वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब है आपका एक और क्वेश्चन जो 8 मार्क्स में पूछा गया है कि हमें एक्सप्लेन द सेल्स लॉ ऑफ मार्केट। जो सेल्स है उनका जो लॉ ऑफ मार्केट है उसको एक्सप्लेन करना है। तो देखो, जो आपका सेल्स लॉ ऑफ है मार्केट, इसको आपके फ्रेंच इकोनॉमिक्स जैन बैप्टाइज से के द्वारा डेवलप किया गया था, उनके द्वारा ही दिया गया था। वो अपने लॉ में जस्ट यही कहते हैं कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ठीक है, कि सप्लाई जो खुद ब खुद होते हैं वो अपने डिमांड को क्रिएट कर देता है। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर वो क्या है, क्या रहे, इस चीज को समझते हैं। तो इसका मतलब ये है कि देखो, जब लोग गुड्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो इनकम भी तो अर्न करते हैं। किसके फॉर्म में? वेजेस, रेंट, प्रॉफिट। और इसी इनकम को फिर और गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने में लगा देते हैं। तो इसीलिए तो सप्लाई अपनी खुद की डिमांड क्रिएट कर रहा है। तो मतलब जो आपका प्रोसेस है प्रोड्यूसिंग कुछ करने का, उसमें डिमांड भी तो क्रिएट हो रही है और चीजों की। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जो भी प्रोड्यूस होगा वो बिक जाएगा। तो कोई भी चांस नहीं होगी, शॉर्टेज ऑफ डिमांड नहीं होगी। ठीक है, तो सप्लाई अपनी डिमांड खुद ब खुद क्रिएट कर देगा। इसको एक उदाहरण से ही समझ लेते हैं। है, समझ लो एक फार्मर है, वो गेहूं की खेती करता है। वो गेहूं बेचता है, उससे पैसे कमाता है। फिर जो उसको पैसे मिलते हैं उससे वो क्या करता है? अपने लिए कपड़े खरीदता है, अपने लिए शूज खरीदता है, या कुछ उसके कुछ और भी चीजें चाहिए, उन सब मतलब जो भी उसको चाहिए, कपड़े हो गया, शूज हो गया, या कुछ और खाने की सामान चाहिए, या कुछ भी वो सर्विसेज ले रहा है, उन सब को मतलब पेमेंट उस पैसे से कर देता है। तो जो उसका एक्ट है वीट प्रोड्यूसिंग की, ठीक है, तो वो सप्लाई कर रहा है ना वैसे तो मार्केट में, लेकिन वही सप्लाई उसकी खुद की डिमांड भी तो क्रिएट कर रही है, क्लोथ्स के लिए, शूज के लिए। तो इसीलिए तो हमने कहा कि सप्लाई क्रिएट करती है अपनी खुद की डिमांड को। तो ये आपका सेल्स का लॉ है जो कहता है। अब सेल्स के लॉ के कुछ एजम्पशंस भी है, उनको देख लेते हैं। पहला एजम्पशन है कि नो होर्डिंग। इसमें यही है कि जो भी लोग अपने पास पैसे को आइडली नहीं रखते, वो उस चीज को खर्च कर देते, तो कोई भी होर्डिंग नहीं करते वो। फिर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है। इकोनॉमी आपकी फ्री है, किससे? टैक्सेस से, सब्सिडी से, कंट्रोल से। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस यहाँ पर नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन है मार्केट में, मार्केट फंक्शन करता है बिना मोनोपोलिस के, बिना प्राइस डिस्टॉर्शंस के। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन है मार्केट में, हम कह सकते हैं कि कोई भी मोनोपोलिस वगैरह नहीं है। आपका फ्लेक्सिबल प्राइस एंड वेजेस है, प्राइस खुद ब खुद एडजस्ट हो जाता है टू इंश्योर मार्केट्स क्लियर। तो आपका एजम्पशंस में यही है कि कोई भी होर्डिंग नहीं होती है, जो भी उनके पास होता है उसको वो खर्च कर देते हैं। मार्केट आपका फ्रीली वर्क करता है, कोई भी गवर्नमेंट की दखल अंदाजी नहीं है, कोई टैक्सेस नहीं, कोई सब्सिडीज नहीं। आपका मार्केट कैसा है? परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट है। ठीक है। फिर फ्लेक्सिबल प्राइस एंड वेजेस, इसमें यही है कि अगर कोई चीज एक्सपेंसिव हो गई तो प्राइस खुद ब खुद डाउन आ जाता है और लोग ज्यादा उस चीज को खरीद सकते हैं। अब देख लेते हैं कि जो आपका सेल्स का लॉ है उसकी क्या क्रिटिसिज्म है। ठीक है, तो जो आपके एक इकोनॉमिक्स थे, जॉन केन्स, उन्होंने इसके सेल्स के लॉ को क्रिटिसाइज किया, उसकी लिमिटेशन बताए। तो उन्होंने पहला इसमें यही कहा कि ये तो क्या कह रहे हैं कि लोग अपने पास पैसे को आइडल नहीं रखते, वो खर्च कर देते हैं। बट वो कह रहे हैं कि कभी कभी लोग पैसे को सेव भी करते हैं खर्च करने की जगह। तो पहला इसका क्रिटिसिज्म ये है। सेकंड ये है कि अगर लोग खर्च ही नहीं करेंगे तो क्या होगा? डिमांड खुद ब खुद गिर जाएगी। तो उससे क्या होगा? अनसोल्ड गुड्स होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, इकोनॉमिक डिप्रेशन होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डिमांड जो है ऑटोमेटिकली आती नहीं है इस चीज से कि गुड्स प्रोड्यूस हो गए। जैसे हमने इन्होंने सेल्स ने अपने लॉ में कहा था ना कि सप्लाई क्रिएट करता है अपनी डिमांड को, तो फिर यहाँ पर तो वो चीज बिल्कुल गलत हो जाएगी कि डिमांड जो है ऑटोमेटिकली नहीं आती इस चीज से कि गुड्स प्रोड्यूस हो गए। तो ये आपकी क्रिटिसिज्म है सेल्स के लॉस को, जिसको किसने क्रिटिसाइज किया है? केन्स ने किया है, जो खुद में एक इकोनॉमिक्स है, उन्होंने क्रिटिसाइज किया। तो यहाँ पर क्रिटिसिज्म में आपके सेल्स के लॉ पे हमने यही जाना है कि कभी कभी ऐसा होगा कि लोग पैसे को अगर सेव कर रहे हैं, खर्च करने की जगह खर्च नहीं कर रहे,
तो डिमांड खुद ब खुद गिर जाएगी, तो गुड्स आपके अनसोल्ड रहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, इकोनॉमिक डिप्रेशन होगा। तो सो डिमांड डज नॉट ऑटोमेटिकली कम कि जस्ट गुड्स प्रोड्यूस हो गए इस चीज से। अब जो आपके सेल्स है वो क्या बिलीव्ड करते थे, एक चीज हम ये देख लेते हैं, व्हाट से बिलीव्ड, ठीक है। तो उनका बिलीव तो ये था कि जो इकोनॉमी है वो बैलेंस है इटसेल्फ, ठीक है, खुद में इकोनॉमी आपकी बैलेंस रहती है। और वो ये मानते थे कि कभी भी जनरल ओवर प्रोडक्शन नहीं हो सकता है और ना ही अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, क्योंकि वो ये मानते थे कि जो भी इनकम लोगों ने अर्न करी है वो उसको गुड्स को बेच के वो उसको खर्च कर देंगे दूसरे गुड्स खरीदने में। ये आपका से जो से है आपके इकोनॉमिस्ट, उनका विश्वास ऐसे था कि इकोनॉमी में बैलेंस रहता है खुद में, कि कोई ओवर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग मतलब जो भी इनकम अर्न कर रहे हैं किसी गुड्स को बेच के उसको दूसरा गुड्स खरीदने में लगा देंगे, ऐसा से का बिलीव था, वो ऐसा मानते थे। अब हम यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं इस चीज से। तो जो आपका सेल्स का लॉ है, तो उनका कैसा व्यू है, थोड़ा पुराना व्यू, उनका क्लासिकल व्यू है कि इकोनॉमी क्या है, सेल्फ रेगुलेटिंग है और सप्लाई खुद ब खुद डिमांड क्रिएट करती है, ऐसा सेगा लॉ कहता है, ठीक है। बट जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है वो इस चीज को रिकग्नाइज करते हैं कि जो डिमांड के साइड फैक्टर होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमी की स्टेबिलिटी में, ठीक है, ऐसा मॉडर्न इकोनॉमिस्ट आपके मानते हैं। और सेगा लोग तो इसी चीज, जो से है उसका लॉ इसी चीज को सपोर्ट करता है कि भाई जो प्रोडक्शन होगी उससे इनकम होगा और इनकम से डिमांड क्रिएट होगी। बट मॉडर्न इकोनॉमिक्स बिलीव करते हैं कि डिमांड इतनी स्ट्रांग होनी भी तो चाहिए इकोनॉमी के ग्रो करने के लिए। सो वो कहते हैं कि बोथ सप्लाई और डिमांड जो है इम्पोर्टेंट है रियल वर्ल्ड में।